हाँ तो जवानों, पिछली वीडियो में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करी थी, शायद आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो भाई देख लेना, ठीक है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की चर्चा करने वाले हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके। अच्छा देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सबका पढ़ चुके हैं कि हम पैरेलल के लिए क्या कहते हैं कि साहब जिन दो पॉइंट्स के बीच में सेल्स लगी हुई है उस दोनों पॉइंट्स का नाम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ ए बी के बीच में एक सेल है, दूसरी सेल भी ए बी के बीच में ही है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में पैरेलल में है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया कि साहब ये एक सेल है, अभी मैं सिर्फ दो सेल्स लेके इसके एक्सप्रेशन को आगे प्रोसीड करने वाला हूं, ठीक है। ये दूसरी सेल है, इस पॉइंट का नाम मान लो B है, इस पॉइंट का नाम मान लो A है, तो कुल मिलाकर ये सेल भी AB के बीच में कनेक्टेड, क्योंकि तो वायर है तो नाम तो सेम ही रहेगा भाई, और ये भी AB के बीच में ही कनेक्टेड है। तो हम निकालना चाहते हैं कि इस AB के बीच में ही यदि हम एक सिंगल सेल लगाना चाहें और उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तो वो सिंगल सेल कितने ईएमएफ की लगाएं, उसका कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हो, ये हम निकालना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ EP है, P फॉर पैरेलल वर्ड यूज कर लिया, एंड दिस इज RP है। समझ गए कि नहीं समझे हो जाना, ये माइनस है और ये है प्लस, और टोटल करंट सर्किट में हम मान लेते हैं I। तो सर्किट में तो साहब यहां पर भी टोटल करंट I ही फ्लो कर रहा है, लेकिन दो अलग अलग ब्रांचेज है। तो इस ब्रांच में मान लो लेट अस से I1 करंट, और इस वाली ब्रांच से करंट आया मान लो I2। क्लियर हुआ जवानों, ये माइनस है, ये प्लस है। मैंने पूरा सर्किट नहीं दिखाया, ये सर्किट का कोई हिस्सा है, यहाँ कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो, सेम इसमें भी कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बंधुओं ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ये EMF है E1, ये कितना है साहब R1, ये कितना है साहब E2, और ये कितना है साहब R2। ये माइनस है, ये प्लस है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो प्लस से माइनस जाएगा, इसमें भी ऐसे जा रहा है तो प्लस से माइनस जाने वाला है करंट। क्लियर है। तो अब भाई साहब ऊपर वाले रास्ते के लिए और नीचे वाले रास्ते से, इस रास्ते से I1 निकालो, इससे I2 निकालो, और दोनों को जोड़ के I बना लो, और उस I की वैल्यू को यहां से पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग अब ये 1 by 1 करने वाले हैं। तो भाई साहब लिखना शुरू करते हैं। फॉर दिस ब्रांच, इसके लिए यदि हम लिखना चाहेंगे तो आपको मालूम है कि यहां से यहां का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है। क्लियर है। तो इसके लिए भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक का क्या आएगा, V ही आएगा, क्योंकि साहब दोनों पैरेलल में, नाम सेम है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स विल बी सेम। क्लियर है कि नहीं है, सच्ची बता दो, सच्ची में बताओ, है तो बहुत बढ़िया है। तो भाई साहब ऊपर वाली ब्रांच में मैं लिखना शुरू करता हूं। यहां से मैं यहां का अभी टर्मिनल पोटेंशियल, ये इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये VB मान रहा हूं, यहां का मैं VA मान रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां से यहां लिख रहा हूं इक्वेशन। तो प्यारे जवानों, बाय यूजिंग KVL का यूज करके इक्वेशन क्या बनेगी, VB, आप आगे जाओगे तो माइनस I इंटू R1, लेकिन I के साथ भी I1 आएगा तो I1 इंटू R1, फिर आप चले गए साहब, ये आ गया E1, लेकिन ये आएगा प्लस का, और ये कितने का आ जाएगा साहब VA, दिस इज इक्वल टू VA। सीधी साधारण सी बात है कि इस VB को आप उधर लेके चले जाओगे तो क्या बनने वाला है, VA माइनस VB, और इसी का नाम आपने V मान रखा है, तो V इट विल कम्स आउट टू बी, क्या बचा, E1 माइनस I1 R1। हालांकि आप एक सिंगल सेल के लिए डायरेक्ट भी ये चीज ऑलरेडी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से I1 की वैल्यू निकाल लो आप। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे साहब, इस V को उधर ले जाओ और I1 R1 को इधर ले आओ, तो ये आएगा E1 माइनस V। क्लियर है। और इसके साथ R1 होगा तो डिवाइडेड बाई R1, इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर लेट अस से 1। सेम तरीके से नीचे वाली ब्रांच के लिए लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ऑल्सो हम इसके लिए लिखना चाहेंगे तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो यहां से E2 इधर इसको ले जाओ और इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, ठीक है। तो भाई साहब क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है I2 R2, दिस विल बी इक्वल टू E2 माइनस V।
कुल मिला के I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E2/R2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। मेरे प्यारे जवानों, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना भाई साहब, हमें तो मालूम है कि इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जगह की कमी पड़ेगी, इसलिए मैं यहां यूज करता हूं। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, दिख भी रहा है आपको। तो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहां से यहां का तो वही डिफरेंस तो V है, तो V इक्वल टू E माइनस I इंटू R, लेकिन E की जगह क्या लिखेंगे EP, I की जगह तो I लिखेंगे, लेकिन R की जगह क्या लिखेंगे RP। क्लियर है? तो प्यारे जानों, अब हमें मालूम है, इसको इधर ले आएंगे तो I इंटू RP दैट विल बी इक्वल टू EP माइनस V। इसका मतलब यहां से I की वैल्यू हम लिख सकते हैं EP/RP माइनस V डिवाइडेड बाई RP। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि हमें तो मालूम है कि साहब टोटल करंट जो I है वो I1 जमा I2 के बराबर है, दिख रहा होगा। इधर से I1 आया, इधर से I2 है, दोनों मिला के I। तो भाई साहब बाय यूजिंग 1 2 एंड 3, 2 3 सबका यूज कर लो भाई साहब। तो I की वैल्यू रख दो यहाँ पे। इसका मतलब क्या आएगा, EP डिवाइडेड बाई RP माइनस V डिवाइडेड बाई RP। दिस विल बी इक्वल टू I1, ये रहा I1। तो ये क्या बनेगा भाई साहब, देखना भाई थोड़ा सा, E1/R1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। लेकिन ये तो I1 ही लिखा है, तो प्लस करके I2 और लिखना है, तो प्लस E2/R2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। इक्वेशन थोड़ी बड़ी है तो साफ करना पड़ेगा, तो मैं ये एरिया पूरा साफ कर देता हूं एक बार। तो जवानों, अब हम इस चीज को यहां पे लिखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे V इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन लेने वाले हैं। तो पहले ये अपने लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं इधर, दैट इज EP/RP माइनस V डिवाइडेड बाई RP। अब इधर क्या बचेगा, ध्यान से देखना भाई, इन दोनों को एक साथ लिख लो, E1/R1 E2/R2 को एक साथ लिख लो, तो E1/R1 प्लस E2/R2। क्लियर है? माइनस V को कॉमन ले लेते हैं जवानों, और अंदर बच जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। वहां से हमने ये लिख लिया है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा भाई, लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। इसका मतलब ये होने वाला है EP/RP दिस विल बी इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और इसको कंपेयर करेंगे तो V तो सही तो होना है, 1/RP दिस विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो भाई इसको देख के तो आपको लगता ही होगा पैरेलल वाला ही रिजल्ट आया है, कि जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते थे तो ऐसे ही तो जुड़ते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से जुड़ते थे, और नेट ऐसे आता था 1/R नेट, तो वही आया है इसमें। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, E/R चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर भी E/R है, ध्यान रखना है, ये भी नेट है और ये भी नेट है। इसकी वैल्यू का भी हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम इसका खास ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ होने वाली है। प्यारे जवानों, इसको हम यदि दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहें, सिर्फ EP निकालना चाहें, तो हम EP को इस तरीके से लिख सकते हैं, E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2, और पूरे को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी ये इधर जाके मल्टीप्लाई में आने वाली है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे इसको RP से। अब आपको पता है कि इसको थोड़ा और सिंपल शब्दों में करने के लिए मैं जानबूझ के इसका एक फॉर्मेट बदल के दिखा रहा हूं, ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान होने वाली चीज है। हम इसको ऐसे में तो लिख सकते हैं, आप खुद मानिए, जैसे मान लो मेरे पास रखा होता 5 डिवाइडेड बाई 7 गुना में 3, ऐसे है, मान लो ये 5 डिवाइडेड बाई 7 है पूरे का आंसर, और ये मान लो 3 है। तो मैं इसी चीज को ऐसे में तो लिख सकता हूं, 5 डिवाइडेड बाई 7 ये एक फ्रैक्शन, और इसी के नीचे एक दूसरा फ्रैक्शन और लिख लूं 1/3 डिवाइड करके। ठीक है, तो अब इसको मैं पलटी मारूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 5/7 गुना 3/1, मतलब ये चीज और ये चीज तो सेम ही हो गई।
मतलब मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो भाई सेम वही काम कर रहा हूं मैं, इस चीज को डिवाइडेड बाई 1/rp, और 1/rp आपके सामने आ चुका था तो वो वैल्यू मैं पुट कर दूं। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे जवानों, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, मजा आएगा, मजा, जीतेंगे हम, जीत होगी हमारी। हाँ, तो ये क्या आएगा भाई साहब, 1/r1 प्लस 1/r2। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखो इसमें आरपी का लफड़ा नहीं है, नहीं तो हम कई बार भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान कैसे रखना है, ई बाई आर जितनी भी टर्म्स है सबको लिखेंगे, साथ में उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी नेट इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आप इसको और इसको याद रखें, ये दोनों रिजल्ट्स, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये 2 सेल्स के लिए आए हैं, लेकिन इसको n सेल्स के लिए अभी मैं लिख के दिखाता हूं इस तरफ। तो अब n सेल्स के लिए हम इसको जनरलाइज करने वाले हैं जवानों, और जब हम इसको n सेल्स के लिए जनरलाइज करेंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट अपने सामने आने वाला है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, फॉर n सेल्स, यदि n सेल्स पैरेलल में होंगी साहब, तो हम क्या लिख पाएंगे, EP को, EP कितना हो जाएगा, n सेल्स होंगी, EMF E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 एंड सो ऑन, कब तक, EN डिवाइडेड बाई RN। बोलो होगा कि नहीं हुआ। और ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा, R1 प्लस 1/R2 प्लस ऑन अप टू 1/RN। तो जवानों जीतेंगे हम, जीत होगी हमारी और आपकी। हाँ साथ ही थे हम। तो भाई देखो ये नेट आ गया, बस कुछ नहीं बचा। सेम ऐसे ही आरपी की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 1/rp विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन अप टू 1/rn। मेरे प्यारे बहुत ही बहादुर जवानों, यदि मैं यहां पर एक बात आपसे पूछूं, स्पेशल केस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो कितने स्टार लगाना चाहते हो उतने लगा लेना यार, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यदि इसमें से किसी भी सेल की पोलैरिटी बदल ही जाती, समझो, यदि जैसे सीरीज वाले में बदली थी ना पोलैरिटी, प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस आ गया था, सेम ऐसे ही मान लो सारी सेल्स तो ऐसे लगी हुई है, प्लस माइनस, नीचे भी ऐसे प्लस माइनस, लेकिन कोई एक बदल गई, तो जो बदली है, ध्यान से समझ लेना, जिसकी पोलैरिटी बदली है उस टर्म के लिए माइनस यूज कर लोगे। हालांकि हम इसको किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको एज ए कंक्लूजन कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज में देखा था वैसे यहां पर भी आना है, सिमेट्री से कह सकते हैं। तो इफ पोलैरिटी ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल की पोलैरिटी डिफरेंट है, पोलैरिटी ऑफ एनी सेल इज डिफरेंट, यदि पोलैरिटी अलग अलग है तो मेरे प्यारे जवानों हम लोग क्या करने वाले हैं, EP विल बी इक्वल टू E1 अपॉन R1। माना कि मैं क्या कह रहा हूं, मान लो किसी एक सेल की पोलैरिटी, बताओ कौन सी की, मान लो E3 की पोलैरिटी बदल रहा हूं मैं, ठीक है, 3 ही ले लेते हैं हम, सिर्फ समझने के लिए मैं 3 ले रहा हूं, समझाने के लिए लिखा मैंने पॉइंट, ठीक है। तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस E3 अपॉन R3, तीसरी सेल की पोलैरिटी में बदल रहा हूं मैं, मान लो 3 ही सेल है। ओके, लिख के दिखाऊं क्या, मान लो ऐसे लिख दिया, प्लस ये रेजिस्टेंस लगा देना, अगले का भी प्लस माइनस, फिर रेजिस्टेंस, फिर माइनस प्लस और फिर रेजिस्टेंस। अब तो समझ गए होंगे यार, ठीक है। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, या माइनस आएगा, लेकिन जवानों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो नीचे वाली टर्म्स हैं इनमें प्लस का प्लस ही रहेगा, याद करो, सीरीज कॉम्बिनेशन में भी ऐसा ही लिखा था हमने। तो नेट रेजिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा, पोलैरिटी बदलेगी तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यूज तो चाहे पोलैरिटी बदलो चाहे ना बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी एक कंक्लूजन मैंने लिखवाया था आपको। और प्यारे जानो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर आपके सामने आ चुका है। तो इसके अंदर भी हम क्या देख रहे हैं कि EMF तो बदल रहा है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नीचे जो लिखा वो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, देख लो आप, ठीक है। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब मैं एक और बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा। हाँ, क्या बात है, यदि सारी सेल्स आइडेंटिकल है तो पोलैरिटी एक जैसी मान रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन यदि आइडेंटिकल है तो नेट EMF कितना निकलेगा, कैसे निकालेंगे, वैसे समझदार हो यार। इसमें E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R, अब तो कर ही लोगे ना, कर लोगे ना, करके देखो और आंसर मैच करो, ठीक है। तो वीडियो को रोक लो एक बार, तब तक मैं भी साफ कर लेता हूँ। तो भाई साहब अब मैं लिख रहा हूँ स्पेशल केस फॉर आइडेंटिकल सेल्स, मतलब सारी सेल्स, ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब सबका EMF एक ही जैसा है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक ही जैसा है। अरे समझ गए, समझे कि ना समझे भाई, अरे समझो, ना समझ नहीं बनना है।
तो मेरे प्यारे जवानों ईपी की वैल्यू कितनी आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, खुश हो जाएगा दिल, देखते देखते चलना। ई बाई आर प्लस प्लस कब तक जाएगा, एन तक, डिवाइडेड बाई 1/r प्लस कब तक जाएगा, n तक। अरे वाह, अच्छा ये n टर्म्स है, ये भी n टर्म्स है, तो भाई साहब क्या बनने वाला है इधर, n इंटू ई डिवाइडेड बाई आर, और ये भी क्या बनने वाला है, n इंटू 1/r, n से n निपट गया, r से r निपट गया। अरे वाह, मौज हो गई। क्या मौज हुई पता है आपको, पैरेलल में ईएमएफ एक सेल जितना ही आ गया भाई, 50 सेल लगा दी आपने। मतलब समझो ये सेल ऐसे लगी हुई है, मान लो ये 1 वोल्ट की, अगली 1 वोल्ट, अगली 1 वोल्ट, 5 लाख लगा दी, तब भी आंसर कितना आएगा, 1 वोल्ट ही आएगा। आइडेंटिकल सेल्स होनी चाहिए और पैरेलल में होनी चाहिए। प्यारे जवानों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह आपकी मदद करने वाला है ये, तो स्टार लगा के इस चीज को लिख लेना। हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो आने वाला है 1/rp, ये कितना आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और कितनी टर्म्स आने वाली है, n टर्म्स आने वाली है। तो 1/rp विल बी इक्वल टू कितना होने वाला है, n/r, मतलब rp की वैल्यू कितनी होनी है, r/n, तो वो घट गया है, ये डिक्रीज हो चुका है। rp रेजिस्टेंस नेट पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये r/n हो चुका है, लेकिन भाई साहब ये कैसा हुआ, सेम, ईएमएफ विल बी सेम। जानो, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बता दी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज समझ लेना, यदि यहाँ पे आपको मैंने सीरीज वाले में कराया था कि यदि 20 सेल हैं, 2 की पोलैरिटी बदल दें तो क्या आंसर आएगा, तो आप निकाल लेना, इसी को जनरलाइज करके निकाल लेना, ठीक है। n सेल्स है, m सेल्स की पोलैरिटी बदल दी है तो क्या होगा, तो n सेल्स हैं तो n/r, ये n सेल्स थी तो मान लो 10 थी, 10 में से 2 तो नेगेटिव में जुड़ गई, तो 8 बची टोटल मिला के, हाँ मान लो 2 नेगेटिव में जोड़ रखे तो टोटल 8 बची, तो 8/r इस तरीके से निकालना पड़ेगा ना आपको, करके दिखाऊं क्या चलो कर देता हूं यार। कह रहा था कि यदि m सेल्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, m सेल्स की पोलैरिटी अपोजिट है, कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, तो हमें मालूम ही है कि E पैरेलल में कितना आता है, E1/r1 आपको मालूम है। अब सारी आइडेंटिकल सेल्स ले रहे हैं, उसके लिए करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मान लो टोटल सेल तो n थी, n में से m की पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी के हैं। इस बात को ऐसे समझो आप, 10 सेल थी मान लो, 2 की पोलैरिटी अपोजिट थी, तो जो 10 टर्म आएंगी E/r, 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 वो कितनी टर्म आएंगी, 10 आएंगी या 8 आएंगी, 8 आएंगी भाई, क्योंकि टोटल सेल है ना, टोटल संख्या 10 है, लेकिन इसमें से 2 तो अपोजिट जुड़े हुए हैं, तो जो सही जुड़े हुए हैं, जो एक डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं, जो एक जैसी पोलैरिटी के हैं, वो तो 8 बचे भाई, 10 में से 2 घटाए, तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू आएगी, जैसे n होते तो n इंटू E/r होता, लेकिन ये n नहीं है, 10 नहीं है, 10 में से 2 गए तो 8 है, तो 10 में से 2 गए तो n में से m चले गए तो E/r आएगा, और साथ ही साथ में 2 कितने हो जाएंगे, अपोजिट वाले तो माइनस लगाओगे, तो 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई आर, यदि 2 होते तो, लेकिन ये 2 नहीं है, ये कितने हैं, m, तो हम लिखेंगे m इंटू E/r, जैसे पीछे यार सीरीज में करवाया था, डिट्टो भाई है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन ना लेना, नीचे तो सेम ही आएगा भाई, 1/r तो n/r ही रहना है, तो ये कितना हो जाएगा, n E/r, ऐसा कर लो ना, E/r को कॉमन ले लो, तो n माइनस m, और एक माइनस और आ जाएगा m डिवाइडेड बाय n/r, दिस इज EP, कुल मिला के n माइनस 2m, बस 2 का फैक्टर समझाना था मुझे और कुछ नहीं था, आपको मालूम है। क्लियर है जवानों, ये r तो निपट ही जाएगा भाई, तो n आ जाएगा इसके नीचे, तो n माइनस 2m E/n, दिस विल बी इक्वल टू E पैरेलल। आप n को अंदर ले जाके इसको निपटाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है यार, निपटाओ, उससे कोई लेना देना नहीं अपने को समझना था, आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर बता देता हूं मैं आपको कि जितनी सेल्स थी सीरीज में, एक जैसी सीरीज का नाम आ गया पैरेलल में, तो जो एक जैसी पोलैरिटी की थी उनके साथ E/r इंटू जितनी संख्या थी वो, तो टोटल n थी, n में से m अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन में कितनी बच गई, n माइनस n, माइनस के साथ जो बाकी जो अपोजिट वाले थे वो लिख दिया अपन ने, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस सबके लिए एक ही जुड़ने वाला है, ठीक है। तो r तो कट जाएगा और n बचेगा, और m n सोल्व हो गया, ठीक है प्यारे जानो। अब करंट की कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब वी आर हैविंग, हेडिंग डाल सकते हो आप, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट
मैक्सिमम करंट, पूरी लाइन लिख लेना भाई साहब, मैक्सिमम करंट इन केस ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लिख लेना, देखो लिख दिया मैंने, ठीक है, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट हम निकाल रहे हैं किसी एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो जवानों ये हमारे पास हालात है, ये हमारी हालात है, ये हमारे पास n सेल्स हैं जो पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, सबका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सब एक जैसी पोलैरिटी से जुड़ी हुई हैं टोटल मिला के। और पूरा जो सर्किट है इसको हमने किसी एक लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जिसकी वैल्यू है कैपिटल R। क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, इस सारे सर्किट को हटाना चाहो आप तो इसके एक्रॉस क्या बचेगा भाई साहब? इसके एक्रॉस बचेगा, आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और वो भी आइडेंटिकल सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ तो अकेली सेल का ही आता है, तो अकेली सेल जितना ईएमएफ आ गया। और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R/N आता है, तो भाई साहब ये R/N हो गया। और हमने इसको जोड़ दिया है, तो जोर से देखो जानो। अब आपसे कोई पूछेगा नेट ईएमएफ कितना है? नेट ईएमएफ कितना था सर्किट में? E। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? मैं जगह की कमी के कारण शॉर्ट में लिख रहा हूं R/N, समझ गए? लेकिन नेट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था? नेट सर्किट रेजिस्टेंस वो तो आपको मालूम ही है, R नेट ले लोगे तो R नेट की वैल्यू कितनी आनी है? ये और ये दोनों सीरीज में है भाई, ये वैल्यू आएगी भाई। तो साहब करंट कैसे निकालेंगे? करंट कितना आएगा? नेट ईएमएफ, याद रखना करंट में हमेशा नेट ईएमएफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का नेट ईएमएफ तो E है, लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R प्लस R/N। इसको सोल्व कर लो, N को एलसीएम लोगे ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा भाई साहब? N इंटू कैपिटल R प्लस R। अब इसके ऊपर हम कंडीशन पुट करने वाले हैं स्पेशल केस की, कब मैक्सिमम होगा। ये तो एक वैल्यू निकली है करंट की जो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि साहब मैक्सिमम करंट कब होगा। अब आप सबको मालूम है कि हम इसको करने के लिए जैसा हमने सीरीज के केस में किया था, हम दो कंडीशंस मानेंगे। एक बार हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे से छोटा मान लेंगे, एक बार हम उसको बड़ा मान लेंगे। तो प्यारे जानो, दोनों तरीकों से आप लोग कर लेंगे, शायद आपको खुद ही करना चाहिए। कर लो, वीडियो को रोक के एक बार कर लो, फिर ट्राई करना, फिर मैच करना, ठीक है जवानों। ऐसा करेंगे तभी हम सीखेंगे, और जब हम सीखेंगे तो ही हम जीतेंगे, जीत होगी हमारी। याद रखना आप हमेशा, यदि हम ट्राई करेंगे तो ही हम जीतेंगे, ठीक है। तो जवानों हमारे पास जो करंट आया है इसके लिए कंडीशन लगाते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट, पहला केस ये है साहब कि N इंटू R इज वेरी वेरी छोटा देन R। मतलब समझते हो इसका मतलब ये है साहब कि जो R है मतलब लोड रेजिस्टेंस है, N तो कोई एक नंबर होगा, एक से बड़ा ही होगा, 2 3 5 10, कुल मिला के जो R है ये बहुत ही छोटा होगा। R इज लेस देन R, छोटे वाला R। हमें मालूम है कि जो R है ये इससे छोटा होगा, और जब छोटा है, मैंने मानना है केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, यदि ऐसा हुआ तो, ठीक है। ये मत कहना जी ऐसा कैसे हुआ हमने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो यदि ऐसा हुआ तो ये चीज इग्नोर हो जाएगी। तो करंट हमारे पास क्या बनेगा जवानों? करंट की वैल्यू आ जाएगी NE डिवाइडेड बाई, देखो N इंटू R नेग्लेक्ट हो जाएगा, छोटे वाला R। इसका मतलब ये है कि ये करंट आएगा। लेकिन जरा देखते हैं ना इस करंट को, ये कितना करंट है। यदि इसी कंडीशन में एक ही सेल लगाते हम जिसका EMF E होता, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा R होता, N सेल्स नहीं लगाते, एक ही लगाते, और यहां वही रेजिस्टेंस रखते जो पहले वाला था, तो करंट कितना आता भाई साहब? करंट की वैल्यू आती EMF डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। और मेरे प्यारे जवानों ये वैल्यू तो दिख रही है छोटी है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये माइक्रो ओम में है, ये ओम में है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये भाई साहब छोटी है तो 0 हो जाएगी, तो मतलब E/R। अब आएगा मजा। तो मतलब ये हुआ कि यदि हमारा लोड रेजिस्टेंस छोटा है, लिखना इस कंक्लूजन को, इफ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस, देन वेरी लेस देन इन दैट सिचुएशन द करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सेल्स, जो सेल्स का कॉम्बिनेशन था, और याद रखना पैरेलल पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है,
तो करंट थ्रू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स विल बी n टाइम्स द करंट थ्रू व्हेन सिंगल सेल इज कनेक्टेड। यदि एक सिंगल सेल को कनेक्ट कर दें तो उस समय जो करंट आएगा उसके n टाइम्स आएगा। अब इसको थोड़ा समझाता हूं ना एग्जांपल से, काहे को डरते हो भैया। देखो मान लो 10 सेल लिए हमने, ठीक है, हर एक के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ले ले, मान लो 5 ओम ले लो ना, घर की बात है, ठीक है। 2 ओम लेना 2 ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। कैपिटल आर की वैल्यू जो है मान लो 10 की पावर -6 ओम माइक्रो में ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा, आप 10 सेल में से 10 को मत जोड़ो, आप एक सेल को जोड़ो, ये लो जी एक सेल, फिर क्या करो जी, इस रेजिस्टेंस को जोड़ दो जी। इंटरनल तो अपने आप ही जुड़ गया है यहाँ पे, ऑटोमेटिक सेल जोड़ी तो, ठीक है। आप इसका करंट निकालो, कुछ तो करंट आएगा, मान लो करंट आया आई, कुछ भी वैल्यू आ गई, मान लो x वैल्यू आएगी, आई मत बोलो आप x बोल दो। लिखना चाहो तो 10 वैल्यू आ गई, मान लो 10 एम्पियर करंट आ गया, आएगा नहीं, कुछ भी आएगा, मैं तो रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी करंट आया, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब आप इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस सभी सेल्स को जोड़ दो, जितनी भी सेल है सबको जोड़ दो, 10 है 15 है सबको जोड़ दो। आप पता है क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि पहले यदि आंसर x आया था ना, तो अब आंसर 10x आएगा। 10 सेल थी तो 20 थी ना तो 20x आएगा, 50 थी तो 50 इंटू एक्स आएगा, 100 थी तो 100 इंटू एक्स आएगा, मतलब n थी तो n इंटू एक्स आएगा। ये निकाला है हमने यहाँ से। मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रेजिस्टेंस आउटर छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है बहुत ही, तो उस समय पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल करंट बढ़ जाएगा। यदि एक सेल की बजाय आप काफ़ी सारी सेल्स यूज करोगे तो मान लो कभी कभार आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इस तरह की सेल्स यूज करो कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी हो। तो उस केस में एक सेल जितना करंट देगी और कॉम्बिनेशन पूरा जितना करंट देगा, तो उनमें दोनों में अंतर होगा। कॉम्बिनेशन n टाइम्स करंट देगा यदि n सेल्स हैं तो। बात समझ में आ गई होगी बच्चे से। तो भाई साहब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। हाँ, केस सेकंड में दूसरी बात कह दो कि भाई साहब अब की बार n इंटू आर जो है बड़ा है, मतलब r इज बड़ा है। फिर आप कहोगे जी इसके साथ तो n भी लगा हुआ था। अरे n कितना होता है, सेल्स कितनी होंगी, 10 20 50 100 इतनी सेल्स होंगी। थ्योरेटिकली कहेगा तो फिर हम तो यही मानेंगे, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो ध्यान से, यदि ये n की वैल्यू बहुत बड़ी दे देगा जब, तो फिर भाई थोड़ा सा कंडीशन पे ध्यान रखेंगे कि हम ये है तभी हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि r इससे भी बहुत बड़ा है, ओके। तो भाई साहब हो क्या, करंट कितना आ जाएगा, n इंटू ई डिवाइडेड बाई, अब देखो n इंटू आर एक बड़ा नंबर है तो ये रहेगा, छोटे वाला r इग्नोर हो जाएगा, n से निपट गया। भाई देखो मैं कहाँ से लिख रहा हूँ ये, कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से भाई, लिखा हुआ है कि नहीं है नोट से, लिख लो यार। तो करंट कितना आ गया भाई, E डिवाइडेड बाई R। अब मैं कह रहा हूँ इसी के अंदर, इसी कंडीशन में यदि एक अकेली सेल होती जिसका EMF E होता, इंटरनल रेजिस्टेंस R होता, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R होता, n की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम ये मान रहे हैं कि R भी R से बहुत बड़ा है, ठीक है। मान लो ये है 10 की पावर 6 ओम और ये है 2 ओम, तो इसको बेचारे के इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दोगे, तो अब जो करंट आएगा अब वही आएगा भाई साहब E बाई आर, क्योंकि ये तो नेग्लेक्टेड हो गया। तो गौर से समझो, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है और उनमें कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हो बहुत बड़ा है, तो चाहे एक सेल लगाओ चाहे सारी सेल्स को पैरेलल में जोड़ दो, करंट जितना लोड रेजिस्टेंस से जाएगा वो करंट सेम रहेगा। इसका मतलब है कि यदि लोड रेजिस्टेंस बड़ा हो, याद करो सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर, वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब लोड रेजिस्टेंस बड़ा होता था तो करंट ज्यादा हो जाता था इसी कंडीशन में। लेकिन वहां पर यहां पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर जब लोड रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा लेते हैं एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जो करंट एक सेल जितना करंट देगी, आप 50 सेल भी लगा लोगे तो भी मिलके उतना ही करंट देंगे, लेकिन इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? मतलब अकेला जितना फोर्स, अकेले ने जितना यहाँ पे मान लो बल्ब लगा दिया, जितना करंट इसमें से आया था, आप सोचोगे कि यार ज्यादा सेल लगा दे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी, तब ऐसा होगा। यदि उल्टा हुआ तो ये रिजल्ट भी उल्टा आएगा। बात समझ में आई होगी प्यारे जानो। इसी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा हुआ। हम लोग मिक्स ग्रुपिंग की अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे जानो। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह के वीडियोज को शेयर करें, उनको कहीं तकलीफ आ रही है तो उनको मोटिवेट करें, क्योंकि भाई साहब याद रखें, हम सब मिलके काम करेंगे तो ही हम जीतेंगे, जीत होगी हमारी। मुझे इंतजार रहेगा
यदि आप में जज्बा है तो आप भी लिखें जीतेंगे हम, जीत होगी हमारी। तो प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।